यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान और धार्मिक उन्माद पैदा करके सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद का अफीम चटा करके यहाँ का जो असल मुद्दा है, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने का, उससे छलने का, उससे धोखा देने का, एक यहाँ का लोगों का वोट को ठगने का, एक लंबे समय से आजादी का के बाद से यह एक प्रोपेगेंडा फैला करके ठगने काम हो रही है। कि क्या सही में झारखंडी या झारखंडियत की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक आरएसएस का ब्राह्मणवादी विचारधारा का वो मुखौटा है। वो चाह करके भी हमारे पिछड़े समाज का, हमारे दलित समाज के विषय में वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं, नहीं कुछ बोल सकते। उनकी व्यवस्था है, उनकी मजबूरी है कि बीजेपी ब्राह्मण राजपूतों यानी स्वर्णों की पार्टी है, दलित पिछड़ों का शोषण करती है, आदिवासियों का शोषण करती है। दूसरा आरोप ये लगाया आपने कि झारखंडी मुद्दों पर बीजेपी, जैसे खतियान का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर बीजेपी प्रखर होकर बोलती भी नहीं है और बोलने भी नहीं देती है। तो आप ऐसा महसूस किए हैं? तो दबे कुचले लोगों को, बैकवर्डों को, दलित समाज को एक चुनाव का एक बंधुआ वोटर मान करके उनके साथ, उनके अधिकारों का, उनका मान सम्मान के साथ समय समय पर खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता रहा। जमीनी कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए सिर्फ एक बंधुआ वोटर और एक कार्यकर्ता के रूप में बनकर रह जाता। भारतीय जनता पार्टी पर हर बार यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, राजपूत और भूमियारों की पार्टी है। यह आरोप हमेशा विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है। और एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यह लगता है कि वो दलित, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों का हनन करती है, उनको शोषण करती है, ना उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देती है और ना नौकरियों में उनके आरक्षण के समर्थन में रहती है। ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं, यानी विपक्ष मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के इतर हैं दूसरी पार्टियों में। लेकिन अब हम आपको जिनसे मिला रहे हैं वो लगभग 6 साल से ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी में दिए हैं और अब वह यह आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हरिनाथ साहू हैं। कांके के इलाके में जब आप आएंगे तो रिंग रोड के पास आपको एक घर मिलेगा बाईं ओर, बड़ा सा घर है और वो घर कल तक, कुछ दिनों तक पूरा भगवा रंग में था और घर के दरवाजे के बाहर बड़े बड़े बीजेपी के झंडे लगे थे और कमल का फूल बना हुआ था। लेकिन अब वहाँ मतलब फीका सा है। पहले लगता था कि बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय, लेकिन अब सब कुछ फीका सा है। बीजेपी से उनका मोह टूटा या बीजेपी ने इनको निकाला या इन्होंने छोड़ा, ये ऐसे कई सवाल हैं। छोड़ने का कारण क्या है, ये सब बारे पर हम लोग बात करेंगे। दादा बहुत बहुत स्वागत है हम लोग का चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकालकर मेरी अभिव्यक्ति को सार्वजनिक करने का काम किया है, इसलिए बहुत बहुत स्वागत। जब पहले हम लोग आते थे आपका घर, तो मैंने लगता था कि बीजेपी का ही केंद्रीय कार्यालय है। मतलब चारों तरफ बीजेपी का झंडा, भगवा रंग, कुर्सी भी अभी तक भगवा, बाहर भी रंग भगवा। अचानक क्या हो गया ऐसा कि आप एकदम इतर हो गए? देखिए, अचानक कुछ नहीं हुआ है। एक लंबे कालखंड से मैं अपने आप को अपमानित, उपेक्षित और तिरस्कार का दंश झेल रहा था। चूंकि बार बार दल बदलना या पार्टी के विरोध में या अपने हक अधिकार के बारे में कुछ कहना मुझे अनुचित लग रहा था, इसलिए मैं अपने अपमान को बहुत हद तक सहता रहा। मैं एक निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मेरा जीवन शैली, मेरा रहन सहन, हर प्रकार से मैं ये अपने आप को भी उस रूप में रंगा जिसे अभी आपने प्रश्न किया। निश्चित रूप से इस भामाशाह नगर रिंग रोड में एक प्रकार से ये केंद्रीय कार्यालय कहिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक सेंटर पॉइंट था और मुझे बहुत गर्व होता था भाजपा के लिए एक प्रकार का ये ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण जिला के लिए एक सेंटर पॉइंट था और मैंने बड़ा अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता था। हमारे पूरे घर में कम से कम बड़े बड़े झंडा हर 2 महीना में हम चेंज भी करते थे कि झंडा गंदा हो गया, मैला हो गया, फट गया तो मैं तुरंत उसको उतरवा के नया झंडा लगवाते थे। बाहर में भी मैं ग्रामीण जिला का पोस्टर भी सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, ग्रामीण जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मैंने लगा रखा था और लोग का भी आना जाना, यहाँ चहलकदमी सब कुछ है। इसलिए कि मेरा आत्मा तक मैं राष्ट्रवाद और अंत्योदय के जो सिद्धांतों पर चलने का जो मैंने प्रण लिया, लेकिन साथ ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत मैं राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नारे के नाते मैं इस चीज को
सहर्ष स्वीकार करते हुए, गर्व के साथ स्वीकार करते हुए मैं राजनीति कर रहा था। किंतु मैं इन बातों को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, इन बातों से भी मैं इनकार नहीं कर सकता था कि हमारा जो मूल विषय है, हमारा जो समस्याएं हैं, हमारा जो इस झारखंड की धरती में जो पिछड़ों का जो हैसियत है, पिछड़े वर्ग, दबे कुचले, वंचित, शोषक वर्ग जो है, शोषित हुए वर्ग जो है, वो बड़े पैमाने पे पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है। तो जिस समाज से मैं आता हूं उसको भी राजनीतिक भागीदारी मिले, उसको भी सामाजिक न्याय मिले, उसकी भी बातों को सुना जाए, यहाँ का जो संसाधन है उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इन्हीं विषयों को लेकर के, चूंकि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी रहा हूँ, कमांडो फोर्स में 1988 से मैं लगातार 7-8 वर्षों तक मैंने सड़क पर आंदोलन भी किया हूँ, तो हम इस झारखंड के दर्द को महसूस करता हूँ। जब एकीकृत बिहार था तब मुझे लगता था कि झारखंड जब अलग हो जाएगी तो यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ने कड़ी संघर्ष किया और मेहनत किया। कई बार इसके लिए हम लोग अपने परिवार से, अपने लोगों के साथ भी हमें बहुत नुकसान सहना पड़ा, लेकिन बावजूद भी जब हम लोग बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी में गए, क्योंकि वो यहाँ का स्थानीय नेता है, आदिवासी नेता है, बड़ा चेहरा थे और एक विकास पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी में वो एक बड़ा ओहदा रखते थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे थे और बाद के दिनों में जब झारखंड अलग राज्य बना तो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व में रहे। उनका कार्य व्यवहार, उनका कार्यशैली से हम सभी झारखंडवासी काफी गौरवान्वित हुए, प्रभावित हुए। विकास का गंगा बहा, नक्सलवाद पर अंकुश लगा, यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों को सम्मान मिल रहा था। तो मैं उनसे प्रभावित होकर के, जब किन्हीं अंदरूनी कलह के वजह से, अंदरूनी कारणों की वजह से, जिनकी जानकारी मुझे ठीक प्रकार से नहीं था, उस समय बहुत परिपक्व नहीं थे हम, जब वो पार्टी को छोड़ करके अपने नए दल का निर्माण 2006 में जब उन्होंने किया, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ करके उनके साथ चले गए, जेबीएम में चले गए, बाबूलाल मरांडी जी के साथ चले गए और उनके साथ 10 वर्षों तक मैं उनके साथ रह करके विभिन्न दायित्वों में, जिला में रह करके मैं राजनीति में सीखने का, समझने का प्रयास किया। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े नेताओं का भी सत्ता लुलुपता का जो ये चलन झारखंड प्रदेश में जो चल पड़ा है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, तो कहीं न कहीं बाबूलाल मरांडी जी के साथ जो लोग भी आए, सांसद, विधायक बने, जो भी विधायक बनने के लिए आए या बने, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच के चलते उनको बार बार धोखा ही मिला। विधायक हम लोग ने 11 को विधायक बनाए, 8 विधायक बनाए, 6 विधायक बनाए, लेकिन सत्ता के लुलुप्त लोग सत्ता में काबिज होने के लिए, अपना व्यक्तिगत विकास के लिए उनको धोखा देते रहे। अंत में जब पार्टी में बिखराव आया, कई षड्यंत्रकारी तत्व उसमें शामिल होने लगे अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं 22 नवंबर 2016 को मैंने बाबूलाल मरांडी जी से कह करके, उनसे आग्रह करके कि मैं ऐसे अब संगठन में नहीं काम कर पाऊंगा जहां हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है, हम अपनी मांगों को नहीं रख पाए। बंधु तिर्की जी आए और भी बहुत लोग आए पार्टी के अंदर में, जहां पर हमारी बातों को वहां भी अनसुना किया जाने लगा। तो बाद में मुझे लगा कि अब चूंकि इस राज्य में और पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का अगर कोई पार्टी था तो वो भारतीय जनता पार्टी था। मुझे लगा कि इनकी नारों में मैं आ गया कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें सभी को बात सुना जाएगा, दलितों का भी बात सुना जाएगा, आदिवासियों का भी बात सुना जाएगा, पिछड़ों का भी बात सुना जाएगा, दबे कुचले वंचित समाजों का भी बात सुना जाएगा। इन्हीं उम्मीदों और भरोसा के साथ मैं बहुत उत्साहित होकर के 22 नवंबर 2016 में तत्कालीन जो उस समय के प्रदेश के अध्यक्ष थे परम आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ जी का और तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में पार्टी का सदस्यता लिया। पार्टी के सदस्यता लेने के बाद मुझे प्रथम जो दायित्व मिला ओबीसी मोर्चा का कार्य समिति सदस्य का। मैं ओबीसी मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहते हुए लोहरदगा जिला का मुझे प्रभारी बनाया गया, जिसमें निरंतर मैं 3 वर्षों तक संगठन प्रभारी के रूप में सेवा में रहा। वहां इन्हीं बीच कालखंडों में मुझे अन्य दायित्वों में, जैसे पलामू प्रमंडल में जब लोकसभा की चुनाव हो रही थी तो उस समय भी मुझे 10 विधानसभाओं का प्रभारी बना करके भेजा गया, सामाजिक समीकरण को ठीक करने के लिए, समाज के लोगों को जागृत और समाज के लोगों के बीच में ओबीसी मोर्चा में मैं वहां कार्य किया।
मैं छत्तीसगढ़ का उपचुनाव जब हो रहा था तो बैंकुटपुर विधानसभा में भी 15 दिनों के लिए प्रवास किया। वहां पर भी अपने समाज को एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराया। उसके बाद कई ऐसे मौकों में मैंने संथाल परगना में भी प्रवास किया। तो मैं कह सकता हूं कि 15-16 जिलों में मैंने प्रवास भी किया, कई विधानसभाओं का प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में भी दायित्व निभाया। प्रमुख जो जिम्मेदारियां बिल्कुल पार्टी की तरफ से मैं दी गई पूरी निष्ठा पूर्वक से मैं किया। कि पार्टी से मुझे बहुत अंदरूनी मामला को समझ नहीं पाए। मुझे लगा अभी चूंकि नए थे, लोगों को समझने का था, असल मुद्दा को हम नहीं समझ पाए। जब नया ईमानदारी से बस काम कर रहे थे संगठन, जब संगठन का पुनर्गठन होने लगा तो मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जो गार्जियन थे, हमें राजनीतिक में प्रवेश कराने वाले वही थे, उनके माध्यम से मैंने आग्रह किया कि भाई प्रदेश में राजनीति करना मेरे लिए थोड़ा कष्टकर हो रहा था, क्योंकि मेरा ब्रेकअप नहीं था, व्यापार परिवार मेरा बिखर रहा था। मैंने आग्रह किया कि मैं रांची जिला ग्रामीण में दायित्व देना चाहता हूं। तो मैंने जिला अध्यक्ष के लिए आग्रह किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज से ही बनना है, इसलिए उस पर आप दावेदारी मत करिए। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, आप प्रदेश में रहे हैं, जिलों का प्रभारी बन के गए थे, जिला अध्यक्ष के साथ हमेशा मंच शेयर किए हैं, हमेशा मुझे सम्मान मिला है। तो मुझे लगा कि चलिए एक दूसरा पद है जो कि महामंत्री के रूप में हम ले करके मंच भी शेयर कर सकते हैं और एक सेना नायक के रूप में अपने जिलों को एक अच्छा नेतृत्व के में सहायक और सहयोगी बन सकते हैं। मैंने उसके लिए भी वरीय पदाधिकारियों को अपडेट किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि ठीक है, आपको जिला का महामंत्री के लिए आपको निश्चिंत रहिए। मैं बहुत इत्मीनान था, चूंकि प्रदेश में पूरे प्रदेश में घूम करके आया था, तो मुझे लगा कि मुझे जिला का महामंत्री बनने में कोई अड़चन नहीं होगी। किंतु मुझे दुख उस समय भी लगा, लेकिन उस दुख को मैं प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर उस समय हम इन बातों को तूल देते कहते तो लोग कहता कि हरिनाथ साहू राजनीति करने सिर्फ पद के लिए आया है, इसको मुद्दों से और अपने समाज हित के लिए, इस राज्य के हित के लिए इसका कोई विचार विमर्श नहीं है। मैंने चुप्पी साध लिया, मुझे जिला का दायित्व दिया गया। अंत समय में 2 दिन में मेरे साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो मैंने स्वीकार कर लिया भारी मन से और मैं कार्य सेवा दायित्व प्रारंभ किया। जब से उस समय चूंकि कोविड का समय था, बहुत बातों में संगठन की चीजों को समझ नहीं पाया, अंदरूनी मामला को। मैं सेवा भाव से सारे लोग उस पर लगे हुए थे, हम भी लगे थे। यहाँ पर हमारे भामाशाह नगर में मैंने लगभग 2.5 महीना तक मैंने लंगर चलाया था लगातार, प्रवासी मजदूरों के लिए, गरीब के लिए, नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए, जिसमें सांसद विधायक सारे लोगों को हमने बुलाया था, क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी भी आते थे। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत शिविर था, लेकिन मैंने पार्टी का उसको शिविर के रूप में तब्दील किया था, क्योंकि मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते। बैनर में पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल बिल्कुल जी, लेकिन बिल्कुल वो एक शिविर मेरा व्यक्तिगत था, आपके निजी खर्चे। बिल्कुल। तो इस प्रकार मैं कई मौकों में, जैसे आप मोदी आहार की बात करें, जिसमें सांसद जी मोदी आहार का वितरण कर रहे थे हॉस्पिटलों में प्रवासी मजदूरों के लिए, मैं अपने खर्च से उनको सब्जी भेजने का भी काम किया। जहां मोदी आहार बन रहा था, मुझे बहुत गर्व होता था कि आज मैं भी पार्टी हित में और इस राज्य हित में मैं भी सहायक एक छोटा सा सहयोग कर रहा हूं। मैंने लगातार टेम्पो में भर भर के अपनी सब्जी का खरीदारी करके अपने खर्च पर मैं मोदी आहार निर्माण करने में यहाँ से उसको सहयोग के रूप में किए। मुझे बहुत गर्व होता है, इसमें किसी को दोष मैं नहीं दे रहा हूं, मैं अपने स्व विवेक से मैंने किया। तो मैं कह सकता हूं कि पार्टी में रहते हुए पूरी सेवा भाव किया। किंतु जब 1 वर्ष पहले से जब ये कोविड-19 का प्रभाव थोड़ा कम हुआ और जब संगठनात्मक बात होने लगी, विस्तार की बात होने लगी, लोगों के प्रति जब हम बैठकों में जब ध्यान ले गए, तो मुझे बार बार एहसास कराने लगा कि भाई हम जिस जाति समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से, विशेष करके जातीय तुष्टिकरण के तहत, कि मेरे साथ में भेदभाव होने लगा। क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जो जिस जाति से हम आते हैं, पिछड़ा समाज के जिस जाति से हम आते हैं, वो एक राजनीतिक तौर पर सोया हुआ, मरा हुआ एक मानसिक गुलाम का समाज है। इन समाज को आजादी के बाद से लगातार एक बंधुआ वोटर के रूप में देखा जाता है। हमारे साथ अगर कितना भी अन्याय हो जाए, कितना भी शोषण हो जाए, कितना भी उपेक्षित हो जाए, जलील हो जाए, हमारे खिलाफ में लड़ने वाले, हमारे समर्थन में लड़ने वाले हमारे समाज के लोग उठ खड़ा नहीं होते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह मालूम है।
इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए मुझे बार बार हर बैठकों में कभी मेरा नाम नहीं लेना, कभी मुझे अवसर नहीं देना कुछ कहने के लिए, कभी अगर हम कुछ समाज हित के लिए या अपने व्यथा को अगर बात करें, अगर अपने ऊपर हुए अन्याय के अपमान की बातों को अगर मैं जिला अध्यक्ष को अवगत कराऊं या प्रदेश में अगर नेताओं को अवगत कराऊं, तो ये बोल करके टाल दिया जाता था कि छोड़िए तूल मत दीजिए मामला का, हम बोल देंगे आगे बार से सुधार हो जाएगा। लेकिन कभी, चूंकि एक मोनोपोली था चल रहा था, इंटरनल मोनोपोली था, ब्राह्मणवादी मोनोपोली था, कुछ समृद्ध और शासक वर्ग के जातियों का मोनोपोली था कि इस क्षेत्र में जो लोग शासक वर्ग के रूप में जाने जाते हैं जातियां, वो लोग नहीं चाहते थे कि तेली समाज से, जिस जाति से मैं रहता हूं पिछड़ा समाज से, वो वहां का कोई आदमी जो अपने अधिकार का हक की बात करे ताकि अपने समाज के लिए वो कुछ काम कर सके। इसी का नतीजा हुआ कि मैं कुछ दिन पहले, चूंकि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का मैं एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा, अखिल भारतीय वैश्य साहू महासभा का एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने सामाजिक परिदृश्य में ये बात रखा था कि हमारी आबादी किसी भी जाति से सबसे अधिक है। किन्हीं को संदेह है तो वो जातीय आधार पर जनगणना करा के देख ले। हमारा जाति के लोग लगभग 100% राष्ट्रवाद और देश प्रेम से प्रभावित है और हमारा वोट 90 से 95% भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसीलिए हमारा भागीदारी भी राजनीति में होना चाहिए। तो इसे हमें जातिवाद करार दिया गया कि आप जाति की बात नहीं कर सकते हैं पार्टी में रह करके। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने आदरणीय देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में और यहाँ के विकास पुरुष रघुवर दास जी के संदर्भ में मैंने कहा था इस बात को, चूंकि ये बात अपने मन से मैं नहीं कहा था, उस रिपोर्टर के प्रश्न का उत्तर देने के संदर्भ में कहा था। उन्होंने जब पूछा था कि आपके समाज से रघुवर दास जी आते हैं, आपके समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने में एक सामाजिक संगठन के हैसियत से मैंने ये बात कहा था कि वो एक आरएसएस का ब्राह्मणवादी विचारधारा का वो मुखौटा है। वो चाह करके भी हमारे पिछड़े समाज का, हमारे तेली समाज के विषय में वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं, नहीं कुछ बोल सकते। उनकी व्यवस्था है, उनकी मजबूरी है। इन्हीं शब्दों को आधार बना करके मुझे जातिवाद करार देते हुए आज मुझे पार्टी ने शोकत जारी किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कौन ऐसा जाति के नेता है जो अपने जाति की बात नहीं करते हैं, जो अपने जाति की संगठन में बैठक में नहीं जाते हैं, जो अपने जाति की राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई नहीं करते हैं, अपने जातीय की विकास के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। उन्हें शौक से, चाहे ब्राह्मण का सभा हो, चाहे आदिवासी का सभा हो, चाहे कुर्मी समाज का सभा हो, चाहे यादव समाज का सभा हो, चाहे अहिर समाज का सभा हो, चाहे सूड़ी समाज का सभा हो, तो इस प्रकार सभी जाति के नेता, चाहे बनिया समाज का सभा हो, सभी लोग अपने जाति के बैठकों में जाते हैं और अपने जातियों का हक अधिकार की बात गरज गरज के कहते हैं। तब उनके ऊपर जातिवाद का कलंक नहीं लगता है, तब उनको कोई पार्टी शोकत जारी नहीं करती है। और आज कई ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी में जिसको आप लोग बेहतर समझते हैं, जो पार्टी के विरोधी गतिविधि में शामिल रहे। कई लोगों के द्वारा झंडा जलाया गया, कई नेताओं के द्वारा पार्टी के विरोध में सड़क में उतर करके आंदोलन किया गया, विरोध में नारे लगाए गए, बैठकें किया, साजिश किया गया। दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ, रात में रात्रि पाठशाला में पार्टी के विरोध में ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया लंबे बड़े पैमाने पर। उन पार्टी के नेताओं, उन जाति के नेताओं को आज पार्टी ने प्रमोशन दे रहा है, आज प्रदेशों में उनको जगह दिया जा रहा है, उनके बातों से पार्टी के सिद्धांतों को चलाया जा रहा है। और जो समाज के लोग, जो दबे कुचले ओबीसी समाज के लोग हैं, जो ईमानदारी से अपना पार्टी के लिए प्रति समर्पण करते हैं, जो पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, जो पार्टियों को जिता करके सांसद विधायक और पार्टी के ग्राफ को बढ़ाते हैं, वैसे जाति के कार्यकर्ता को शोकॉज लेटर और अनगढ़ आरोप लगाते हुए उसे पार्टी से निलंबित करने का पत्र जारी किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस दल में एक जातीय तुष्टीकरण और एक सामाजिक तुष्टीकरण हावी है। यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान और धार्मिक उन्माद पैदा करके, सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद का अफीम चटा करके यहाँ का जो असल मुद्दा है, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने का, उससे छलने का, उसे धोखा देने का, यहाँ का लोगों का वोट को ठगने का एक लंबे समय से, आजादी के बाद से यह एक प्रोपेगेंडा फैला करके ठगने काम हो रही है। और आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव देश मना रही। किस बात का अमृत महोत्सव? कहाँ है हम? हमारे समाज कहाँ है? कहाँ है हमारे समाज? आज हमारे समाज का एक जज नहीं है,
आज हमारे समाज के लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। आज हमारे समाज के लोग कोई चीफ ब्यूरो नहीं है मीडिया तंत्र में। आज हमारे समाज के लोग कोई मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, मंत्री बन के भी अपने समाज के हित में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो कैसा अमृत महोत्सव मना रहे हैं? किस आजादी के अमृत महोत्सव में हम शामिल हो रहे हैं? ये विचार करने का योग है। मैं सभी दल के नेताओं से कहूंगा कि जिस माटी में आप पैदा लिए हैं, पहले माटी की बात करिए, फिर पार्टी की बात करें। पहले यहाँ के हक अधिकार की बात करें। अपने जमीर को मत कुचलिए, अपने जमीर का आवाज को सुनिए। और यदि अगर आपकी जमीर मरा नहीं है, जिंदा है, तो निश्चित रूप से इस धरती के माटी के लिए लड़ना चाहिए और हक या हकों की बात की करनी चाहिए। और यदि हक की बात करने वाले को अगर शोकोज किया जाता है, उसको पार्टी से निलंबित किया जाता है, तो हरिनाथ साहू सबसे पहले बलिदान देने के तैयार है। मुझे कोई अफसोस नहीं है ऐसे पार्टी में रह करके बंधुआ वोटर बन के एक धंगरई करने का रेंट के घर में। मैं स्वतंत्र हूं। अब मैं मेरा एक ही संकल्प है कि मैं बहुसंख्यकों के बीच में जाऊंगा, गांव-गांव में लोगों को जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार इस राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा छल कपट के द्वारा हमारे वोट को ठगने का काम हो रही है, हमारे नैतिक अधिकार को, हमारा मौलिक अधिकार को कुचलने का काम किया जा रहा है। इन बातों को मैं गांव-गांव जाके बताने का काम करूंगा। दो सवाल ये है कि आपके एक इंटरव्यू में हमने देखा कि आपने एक आरोप लगाया कि बीजेपी ब्राह्मण राजपूतों यानी स्वर्णों की पार्टी है, दलित पिछड़ों का शोषण करती है, आदिवासियों का शोषण करती है। दूसरा आरोप ये लगाया आपने कि झारखंडी मुद्दों पर बीजेपी, जैसे खतियान का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर बीजेपी प्रखर होकर बोलती भी नहीं है और बोलने भी नहीं देती है। तो आप ऐसा महसूस किए हैं क्या? बिल्कुल। मुझे लगता है कि पार्टी में रहते हुए जितने भी नेता है, ओबीसी समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो, जो इस धरती के, इस झारखंड के लोग हैं, उन्हें भी एहसास है। लेकिन चूंकि एक व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ, अपने विकास के लिए लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं। इसी का नतीजा है कि जो झारखंडियत का जो बात होती है, यहाँ का मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार की बात होती है, उसके आवाज बनने के बजाय वो किसी विचारधारा का गुलाम बन करके और उसी के साथ जुड़ करके अपना व्यक्तिगत विकास की राजनीति करते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि अपने ही माँ जैसा पार्टी, अपने ही माँ के अधिकार के लिए, अपने धरती माँ के, अपने झारखंड के बड़ी आबादी के लिए, जो पिछड़े समाज के रूप में जाने जाते हैं, दलित समाज के रूप में जाते हैं, आजादी के बाद से इनका हनन किया जा रहा अधिकारों को, उसकी लड़ाई के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये बात कोई छिपा हुआ नहीं है। सार्वजनिक रूप से जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग मानसिक गुलाम का शिकार है, जो शोषण का शिकार है, हम उनको दोष नहीं देंगे। वो बड़ी आबादी जो है, मान चलिए अगर हम जिस तेली समाज से बिलोंग करते हैं, अगर हम तेली समाज के होने के नाते अगर हम नेतागिरी करने आए किसी दल में, तो हमारे समाज के लोग ये विश्वास करते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे नेता कुछ भी करेगा तो मेरे लिए ही करेगा, मेरे लिए अच्छा करेगा। और जब अगर वहां जा करके हम उसका हक अधिकार का, उसका हित के बारे में अगर हम बोल भी नहीं सके, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य है। मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे राजनीति करने वालों को। आप मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप इस तुष्टीकरण का हिस्सा रहे हैं, आपको कई बार हमको लगता है बोलने नहीं दिया गया, ऐसा कुछ? सिर्फ तो मैं शिकार हुआ हूं ऐसा नहीं है। पूरे राजनीतिक तंत्र में, पूरे भारतीय, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी में खासकर रांची जिला में जो हमने महसूस कर पाया कि पूरी तरह से सामाजिक और जातीय तुष्टीकरण से ग्रसित है। सिर्फ यहाँ पर वही जाति का मैंने बोलबाला है, उन्हीं जाति जो शासक वर्ग बन चुके हैं, जो जानते हैं पैतराबाजी, जो जानते हैं छल कपट, जो जानते हैं लोगों को मूर्ख बनाना, जो जानते हैं लोगों को इस्तेमाल करना, उन्हीं लोगों का यहाँ चापलूसी का चलता है, उन्हीं लोगों को प्रमोशन होता है। वही लोग शासन में और शासक बन करके हमें बहुसंख्यकों को मूर्ख, अपने ही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये अपने आप में एक दुर्भाग्य है। आप जो इतना रंग रूप था, आपका घर बीजेपी का सेंट्रल कार्यालय टाइप दिख रहा था, ये सब बदल जाएगा। देखिए, विचार, हम लोगों ने देखा एक बात, जब 2-3 दिनों से जो आपका इंटरव्यू मीडिया में चल रहा है, या उससे पहले जब आप बीजेपी में थे, तो आप प्रखर रूप से वहां बीजेपी के साथ खड़े थे, और आज अपने जब आप बीजेपी छोड़ दिए हैं या बीजेपी में नहीं है, तो आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तो क्या फिर चीजें अब बदलेंगी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी एक विचारधारा से चलता है। मैं जिस विचारधारा में काम कर रहा था, तो मेरी व्यवस्था थी, मेरी मजबूरी थी कि मैं उस विचारधारा के अंदर रहते हुए मैं झारखंडियत का, स्थानीयता का, आरक्षण का, पिछड़ों, दलित, वंचित, उपेक्षित वर्गों का मैं आवाज नहीं बन पाया। मैं बनने का कोशिश भी किया गया। उसी का नतीजा है कि आज मेरे को खमियाजा भुगतना पड़ा कि मुझे शोकोज और निलंबन का शिकार बनाया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टियां विचारधारा चलता है। आज मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं गुलामी के जंजीर से बाहर निकल गया हूं।
अब मैं अपने लोगों के लिए लड़ सकता हूँ, कह सकता हूँ। और जहां तक बात है रंग रूप का, तो रंग रूप तो देखिए विचारधारा से दोबारा चढ़ता नहीं चल उतरता है। जाइएगा, फिर मनाने आएंगे, क्योंकि आप रूसिएगा तो मनाने तो आएंगे नेता। देखिए, मनाने और मानने की बात नहीं है। मैं किसी के ना दबाव में, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी के बरगलाने से और ना किसी के लोभ लालच में मैं पार्टी छोड़ा हूँ। मैंने लंबे समय से घुटन महसूस कर रहा था। मुझे जातीय तुष्टीकरण और सामाजिक तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। मेरे राजनीतिक हत्या किया गया है। अब एक हत्यारे के पास फिर जाने के लिए आप कहिएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जिनके द्वारा मुझे हत्या कराया गया है, अगर मैं पार्टी नहीं छोड़ता तो यही के कुछ नेताओं के द्वारा मेरी हत्या भी करा दिया जाता। जिस तरह की साजिश चल रहा था, इन लोगों को डर था कि 2029 में जनरल सीट होने वाला है। हरिनाथ साहू पिछड़ों का आवाज ना बन जाए, पिछड़े समाज के दबे कुचले लोगों के लिए एक चेहरा ना बन जाए, तो इनका टिकट पर खतरा महसूस होने लगा। लंबी साजिश किया गया मेरे साथ में। 1 साल से स्क्रिप्ट रचा गया और जाति विशेष के लोगों ने इसको एक गेम प्लान के तहत मुझे मेरी राजनीतिक हत्या करा दिया गया। अंतिम सवाल, आपके इंटरव्यू के बाद जो झारखंड में उठा है कि क्या सही में झारखंडी या झारखंडियत की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यदि अगर वो 32 का खतियान की बात नहीं करता है, स्थानीय नीति की बात नहीं करता है या नहीं बात कर पाता है, अगर वो आरक्षण का खिलाफ बात करता है, आरक्षण की बात वो नहीं करता है, हमारे जितने ओबीसी समाज के बहुसंख्यक है, आबादी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी है, अगर इस तरह की बातों को समर्थन नहीं करती है और वैसे बोलने वालों को अगर पार्टी विरोधी करार देते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये इस पर हमको कहीं पर मेल नजर नहीं आता है। वो झारखंड हित के बारे में कैसे कह सकता है कि हम सोचते हैं? हिंदू मुसलमान और राष्ट्रवाद और इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके आप यहाँ का बहुसंख्यक आबादी को मूर्ख बना रहे हैं। आप करिए, मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, मैं भी देश में, मेरी माँ समान है, मैं भी भारत माता की जय, हिंदू एकता की जय, भारत जय श्री राम का नारा गर्व से लगाता हूँ। लेकिन आप इन मंत्रों के, इन महामंत्रों के आड़ में हमको मूर्ख मत बनाया जाए, हमारा मौलिक अधिकार को मत छीनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारा जो असली मुद्दा है, हमारा जो राजनीति का जो उद्देश्य है, यहाँ के झारखंडियों को हक अधिकार दिलाना, यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाना, यहाँ के लोगों को लोकतंत्र के चारों स्तंभों में स्थापित करना। हमारे भी झारखंडी लोग जज बने, हमारे भी झारखंडी के लोग प्रोफेसर बने, हमारे भी झारखंडी के लोग कार्यपालिका में IAS IPS बने, हमारे भी झारखंडी के लोग मीडिया तंत्र प्रचार का चीफ ब्यूरो बने। ये हमारा झारखंड आंदोलन लड़ाई का उद्देश्य था, जो उद्देश्य अभी तक पूर्ति नहीं हो पाया। इसकी लड़ाई हमें लड़नी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है हमें। हेमंत जी पर क्या कहेंगे? अंतिम में ये सवाल खत्म करेंगे, इसके बाद क्या कहेंगे? हेमंत जी कैसा काम कर? देखिए, हेमंत जी क्या कर रहे हैं इसकी तो हमको बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भी राजनीतिक दबाव में आकर के जब उनका कुर्सी पर खतरा आता है, तभी जाकर के इस तरह का बयानबाजी होता है। अभी देखिए 32 की खतियान जब इस राज्य के अंदर में जब युवा पीढ़ी मुखर हुए, सड़क पर उतर के जब आंदोलन पर उतर गए, तो अभी एक प्रकार से आई वास कहिए इसको या राजनीतिक स्टंट कहिए कि 32 खतियान पर चर्चा हो रही है। इसको चर्चा या राजनीतिक घोषणा हम अभी मानते हैं। ये देखने वाली विषय है समय के साथ कि कितना ईमानदारी, पहल और प्रयास होती है। अगर यदि हेमंत सोरेन जी अगर इस 32 की खतियान और पिछड़ों का आरक्षण का जो घोषणा की है 27%, यदि अगर इसको पूरा कर देते हैं तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ हूँ, समर्थन करूंगा, क्योंकि हमारा भी मुद्दा वही है। लेकिन अगर यदि राजनीतिक स्टंट के तौर पर यदि अगर घोषणा करते हैं, तो मैं आप भैया धोखा खाने वाला नहीं हूँ, बहुत धोखा खाया हूँ। सिर्फ राजनीतिक घोषणा से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा आयोग का जब गठन किया था, तो हम लोग खूब मिठाइयां बांटे, खूब ढोल बजाए, खूब नाच गान किए, लेकिन आज भी उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया। तो इस तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा और इस तरह के घोषणाओं से अब हरिनाथ साहू और हमारे पिछड़े वर्ग बहुत खुश होने वाले नहीं है। हमें परिणाम चाहिए। हरिनाथ जी हमारे साथ थे। इन्होंने जिस तरीके से जो बातें कही आप सुने हैं, और आप खुद ही तय करिए कि आपका अपना व्यक्तिगत विचार इन सारे मुद्दों पर, इनकी बातचीत पर क्या है। बाकी हम और कई मुद्दों के साथ आपके साथ मिलेंगे। जोहार।